हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको संविधान की जो प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकार। चलो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, जिन्हें प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मूल संविधान को जोड़ा गया था। इसका अर्थ है कि जो मौलिक अधिकार है वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में देखा गया था और वहीं से हमारे भारत ने मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो वो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद आता है जो नेहरू रिपोर्ट आई और क्रांति अधिवेशन हुआ, उसमें अधिकारों को व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसकी। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या रहेगी। इसमें सबसे पहले आता है कि अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 में ये चीज़ दी गई है कि अगर कोई भी अगर मौलिक अधिकारों का छीन रहा है या उल्लंघन कर रहा है तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं कि राज्य इस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता, इसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बना सकता। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के अन्य भागों में दिए गए अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं जिसमें जो जो बातें दी गई उनमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को रखा गया है कि जो एक व्यक्ति के अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी रहेगी। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की प्रकृति रहती है मौलिक अधिकारों की। सकारात्मक मूल अधिकार वह है जो राज्य को कुछ करने का बल प्रदान करती है, राज्य को कुछ करने की मंजूरी देती है। ठीक है, और नकारात्मक मूल अधिकार वो है जिसमें राज्य को कुछ न करने की मंजूरी देती है। ठीक है, इसके बाद आएगा मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अर्थात इन्हें सीमित भी किया जा सकता है। कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो केवल ऐसे नहीं है कि वो हर हालात में लागू होंगे। कुछ अनुच्छेदों में ये दिया गया है जिसमें मौलिक अधिकारों को एक बार के लिए सीमित कर दिया जा सकता है, जैसे कोई आपातकालीन या कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है, इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है देश में अंदर तो उनको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकों प्राप्त मूल अधिकार। जो हमारे देश के नागरिक है, हमारे भारत देश के नागरिक है, उनको प्राप्त मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। और जो विदेशी हमारे देश में आकर रह रहे हैं उनको भी हमारे देश ने बहुत से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है वो भी मौलिक अधिकार। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है जो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 15। इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, दूसरा आता है अनुच्छेद 16। इसमें सरकारी नौकरियों के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हों, ये आता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंदर आएगा। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है संबंधी अधिकार दिए गए वो अनुच्छेद 30 में आते हैं। ये जितने भी अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशी जो लोग रहते हैं उनको नहीं प्राप्त है। जो भारतीय नागरिक एवं विदेशी है दोनों को प्राप्त है वो मूल अधिकार कौन से हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे कानून है उसके सामने सभी व्यक्ति समान चाहिए, वो विदेशी हो, गरीब हो, अमीर हो, नीची ऊंची जाति के जो भी हो। ठीक है, इसके बाद आएगा अपराधों को दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 20 में। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। गिरफ्तारी व निवारक नजरबंदी के संरक्षक, अनुच्छेद 22 में। इन जो अनुच्छेदों को मैं बता रही हूँ इनको मैं आगे सही से भी बताऊंगी आपको, जब मैं आपको ये 6 मौलिक अधिकार बताऊंगी उनके बारे में, तब आपको पता चल जाएगा कि जीवन अधिकार क्या है, विधि के समक्ष समानता क्या चीज़ है, ये अच्छे से भी बताऊंगी। ठीक है, मानव ध्रुव व्यापार और बलपूर्वक श्रम को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। कारखानों में बालकों को कार्य करने पर रोक, अनुच्छेद 24 में। धर्म को मानने की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 25वीं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26वीं, धर्म में विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा कारारोपण करने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 27 में आता है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 28 में आता है। ये इतने अनुच्छेद जितने भी अधिकार हैं, ये दोनों ही जो भारतीय नागरिक है वो और जो विदेशी नागरिक हैं वो, उनको भी ये चीज़ें प्राप्त हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 12 में हमारे राज्य की परिभाषा मिलती है, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिकाएँ आती हैं। ठीक है, जो हमारी संघीय सरकार है, जो राज्य के ऊपर एक सरकार होती है, उसकी जिक्र है, नगर पालिका का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में आता है कि राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं होगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध या प्रतिकूल हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि राज्य कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, इसके बाद आएगा, आप पढ़ेंगे हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में। भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दौरान संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया और कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। इम्पोर्टेंट है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संशोधन द्वारा हटाया गया या कब हटाया गया, तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। सबसे पहला हमारा जो अधिकार आता है, अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार रह गए, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब आएगा, सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में 14, 15, 16, 17, 18 इन अनुच्छेदों में हमारे समानता का अधिकार आता है। उनको भी हम देख लेते हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में आता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान रहना चाहिए। कि कोई व्यक्ति है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर समान परिस्थिति है तो कानून का जो व्यवहार रहेगा वो एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अमीर को ज़्यादा छूट दी जा रही है, गरीब को ज़्यादा अत्याचार या दुखी किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, वैसे आप इसे थोड़ा पूरा पढ़ लेना रोक कर वीडियो, मैं आपको बस समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 के अंदर आता है ये। इसमें बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी के साथ, और जितने भी जो नागरिकों के साथ दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आएगा हमारा सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर। यह अनुच्छेद 16 में आता है हमारा। इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, लिंग आधार पर जो सरकारी नौकरी के जो अवसर, योग्यता होती है वो समान होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं हेतु आवश्यकता योग्यता निर्धारित कर सकता है, और इसके अलावा संसद राज्य सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं के लिए निवास स्थान की शर्तें लगा सकती है। सिर्फ वो कहाँ रह रहा है, किस राज्य के अंडर में आता है, सिर्फ ये शर्तें लगा सकता है, लेकिन उसकी योग्यता उसकी जाति या नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी शैक्षणिक योग्यता में हो सकता है या उसके निवास स्थान पर उसकी शर्तें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में आता है ये। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था। इसके अंतर्गत कहा गया कि ये एक बहुत ही दंडनीय अपराध है, इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया। अगर ऐसा कोई करता है, छुआछूत को मानता है, तो वो एक दंड के योग्य है। इसके बाद पढ़ेंगे उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 में आता है। इसमें बताया गया है कि राज्य के नागरिकों को सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। कि सिर्फ सैनिक जो हमारे फौजी होते हैं उनको, और जो शिक्षा संबंधी उपाधि है उनको छोड़कर अन्य कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए पहले जो ब्रिटिश शासन काल में कई उपाधियाँ दी जाती थी, आपको बता देती हूँ, जैसे राय बहादुर, राय साहब, खान साहब, सर आदि की उपाधि दी जाती थी, इसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद 19 से 22 में इनकी चर्चा मिलती है, उनको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलो,
भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु भाषण में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपमान, बुरे शब्द, झूठा आरोप या न्यायालय का अपमान या सदाचार पर आघात पहुंचाता है, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों में मित्रतापूर्ण संबंधों के हित में सीमित किया जा सकता है। कि अगर कोई भी भाषण के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचा रहा है या झूठा दोष लगा रहा है या न्यायालय का अपमान कर रहा है या हमारे शासन का अपमान कर रहा है, तो वहाँ उस चीज़ को सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आएगा सम्मेलन करने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है उनको। अनुच्छेद 19 में आएगा ये चीज़ें, भाग ख में। इसमें ये बताया गया कि नागरिक वो है शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है, लेकिन ध्यान रहे कि अखंडता और हमारी सार्वजनिक व्यवस्था का कोई भी हानि ना हो। समुदाय व संघों, सहकारी समितियों का निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आता है। इसमें बताया गया कि कोई भी नागरिक अपना संघ बना सकता है, समुदाय बना सकता है और किसी भी सहकारी समिति में भाग ले सकता है, लेकिन वो देश की अखंडता, संप्रभुता को भंग न करे। वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो देश के हित के लिए हो, या सिर्फ अपने हित को सोचकर कोई अगर अपने कोई भी संघ बना रहा है, समुदाय बना रहा है, तो वो किसी भी अखंडता पर आंच न आने दे। हमारे देश की जो अखंडता है वो बनी रहे। इसके बाद आता है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकता है। इसके बाद आएगा निवास की स्वतंत्रता की अनुच्छेद 19 में आता है। इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति, हमारे जो नागरिक है, देश का नागरिक है, वो भारत के किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकता है, रह सकता है वहाँ पर। इसके बाद आएगा हमारा व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(6) में आता है। इसके द्वारा इसमें बताया गया है कि व्यक्ति कहीं जा सकता है, कहीं देश में कहीं भी घूम सकता है और निवास भी कर सकता है और साथ में व्यापार कर सकता है, अपनी आजीविका कर सकता है, व्यवसाय जो भी है वो कर सकता है, काम कर सकता है, कहीं भी जाकर कारोबार, उद्योग आदि कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आएगा अपराधों के लिए दंड विषय का संरक्षण। वो इतने जो ऊपर हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 20 में जो आता है वो है अपराध के लिए दंड के विषय में संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसका मानना है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उस समय में वो एक अपराध की कैटेगरी में ना आता हो। अगर वो उस समय किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वो उस समय अपराधी माना जा सकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है, दंड की मात्रा कानून में वर्णित दंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि जितना भी कानून में के अनुसार इसका दंड इतना है तो उतना ही देना चाहिए, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता है। उसको ज़्यादा जेल करना या कोई फांसी देना यह पहले से निर्धारित होता है कि अगर इसने ये अपराध किया है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने वो अपराध कर दिया उसके बाद कानून को चेंज नहीं कर सकते। जब अपराध किया तो उस कानून में जो चीज़ें दी गई है वो ही होगा उस टाइम। ठीक है। द्वितीय है, एक अपराध के लिए अभिव्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, एक बार ही दंड दिया जा सकता है। तृतीय, किसी भी गिरफ्तारी को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब पढ़ेंगे हमारे जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में आता है ये। इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अलावा अन्य किसी प्रकार से उसके जीवन की दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब पढ़ेंगे हम, इसके आगे आता है हमारा जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें संविधान अनुच्छेद 21(a) जोड़ते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये हमारा अधिकार बन गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। अगला आता है हमारा मनमानी, गिरफ्तारी व बंदीकरण के
विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में आता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। प्रथम है, किसी व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको पहले कारण बताना होगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है, उसे अपने बचाव के लिए अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा, कि वो अपनी मर्जी से किसी भी वकील को हायर कर सकता है। ठीक है। तृतीय आएगा, उसे बंदी बनाए जाने के बाद जो भी निकटतम हमारा न्यायालय होता है उसमें 24 घंटे के अंदर वहाँ उपस्थित करना होता है। ठीक है, ये आता है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में इसका वर्णन है। सबसे पहले है मानव देह का व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 में आता है ये चीज़ें। ठीक है, कि मानव देह के व्यापार को बेगार पर रोक लगाता है। अब ऐसा करना दंडनीय अपराध है, कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर का व्यापार कर रहा है तो वो एक दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा होगी, जो भी कोर्ट उसे सज़ा देगा। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24 में आएगा। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी भी कारखाने या जोखिम भरे काम नहीं करवा सकता। ठीक है। आगे चलकर 2006 में सरकार ने बच्चे को घरेलू नौकर के रूप में काम करने, व्यावसायिक होटल, चाय दुकानों में काम करने पर भी रोक लगा दी, कि 14 वर्ष से कम बच्चा अगर कोई भी कहीं भी ऐसी जगह कहीं काम करता हो मिला तो वो एक अपराध की कैटेगरी में देखा जाएगा और उस कारखाने मालिक या किसी भी दुकान के मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा ये चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आता है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक आचरण और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में आता है। इसमें बताया कि कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है वो अपने धर्म का आचरण करे और धर्म का प्रचार भी कर सकता है, कि अपने धर्म के प्रति जो उनकी प्रेम भाव है, जो उनकी भावना जुड़ी हुई है, वो अपने धर्म का जो प्रचार है वो कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में आता है। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि वह धार्मिक एवं परोपकारिक कार्यों के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है, कि कोई भी धार्मिक संस्था बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है और धार्मिक जो मामले हैं उनका प्रबंध भी कर सकता है। चल अचल संपत्ति को अर्जित कर सकता है और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबंध राज्य के कानूनों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, वो जो संपत्ति अर्जित कर रहा है धार्मिक संस्थाओं के द्वारा वो राज्य कानूनों के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे धार्मिक कार्यों वाली राशि पर कर मुक्ति, अनुच्छेद 27 में आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि कोई भी व्यक्ति है उसे धर्म से जुड़ी जो भी संस्था है उसके लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उन्हें कर मुक्त रखा गया है। इसके बाद आएगा धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 में दिया गया है। किसी भी धर्म विशेष को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति जिस धर्म में अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसी धर्म में उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उस पर कोई भी दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में यह अधिकार आता है। सबसे पहले अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 में ही दिया गया है। किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर विद्यार्थी के प्रवेश को नहीं रोका जाना चाहिए। मतलब उन्हें नीची जाति का समझकर या अल्पसंख्यक समझकर उन्हें किसी शिक्षा, धार्मिक स्थल या सार्वजनिक जो भी स्थल होते हैं वहाँ प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। इसके बाद आएगा अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30 में आता है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक स्थान की स्थापना कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा 6वां मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस अधिकार में बताया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, ऊपर के जो 5 अधिकार है, अगर इन सब का कोई उल्लंघन करता है या इनको छीनने की कोशिश करता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ
आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का आत्मा या हृदय है। ठीक है, इसमें 5 लेख जारी किए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 5 लेख जारी किए जा सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, किसी भी न्यायालय उच्च न्यायालय में किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर उस सशरीर उसको उपस्थित करना आता है। परमादेश आता है। सर्वोच्च न्यायालय इस लेख को जारी करते हुए किसी भी पदाधिकारी अथवा सार्वजनिक पदाधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिसका करना उसका कानूनी दायित्व है। ठीक है, उसको जो भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो जो अपने निचले जो अधिकारी होते हैं उनको ये आदेश दे सकते हैं कि आप वही काम करें जो कानून के हिसाब से होता है, जो कानून के दायित्व के अनुसार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिषेध। इस लेख में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जो इसके निचले न्यायालय होते हैं या अर्ध न्यायिक भी न्यायालय हैं उनको आदेश देता है कि वे संबंधित मामले में अपने यहाँ चल रही कार्रवाई को रोक दे, क्योंकि ऐसा करना न्याय के हित में नहीं है। अगर निचला न्यायालय जो कोई भी मामला चल रहा है उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है कि वो इसकी जो सुनवाई है या जो वो डिसीजन लेने वाला है वो सही नहीं है, इस पर रोक लगा दीजिए, वो उसे अपने अंडर में भी ला सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है उत्प्रेक्षण। इसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह लेख किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जा सकता है कि ये बताया जा सकता है कि जो भी निचले न्यायालय होते हैं उनको यह आदेश दे सकता है कि आप इस मामले की कार्रवाई न करें, इसे अपने से ऊपर वाले न्यायालय में भेज दें। ठीक है, इसके बाद आएगा अधिकार परीक्षा। जब कोई पदाधिकारी वह कार्य करने लगता है जिसे करने से उसे कानूनी अधिकार नहीं होता, जो कार्य उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस लेख द्वारा उससे पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से ऐसा कर रहा है। ठीक है, कि कोई भी निचला न्यायालय है वो सही से काम नहीं कर रहा है या संविधान के विरुद्ध कोई फैसला ले रहा है तो वो उसको आदेश दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय कि वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसे रोक दें। ठीक है, इस प्रकार हमने हमारे सारे मौलिक अधिकार अच्छे से कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।